नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मेरा नाम है यश कौशिक। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। देश भर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरक रहे हैं, घर ढह गए हैं, पुल टूट गए हैं, सड़कों पर भूस्खलन का मलबा जमा हो चुका है, नदियां उफान पर हैं, गाड़ियां बह गई हैं, हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ तबाही का मंजर। हिमाचल में ब्यास नदी रौद्र रूप में है। नदी की तेज लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाते चली जा रही हैं। कुल्लू में बादल फटने से हालात बुरे हो गए हैं। सिर्फ घर और दुकानें ही नहीं, बल्कि लाइफलाइन माने जाने वाले नेशनल हाईवे 3 भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया है। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला यह हाईवे करीब 7 जगहों पर टूट चुका है। कई हिस्से अब सीधे नदी में समा चुके हैं, जिसका नतीजा मनाली से कुल्लू और केलांग की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप हो गई। तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में उस समय श्रद्धालुओं की सांसें थम गई जब व्यास नदी अपने प्रचंड वेग से बहती हुई हनुमान मंदिर के ठीक बगल तक पहुंच गई। तेज बहाव, गड़गड़ाहट और पानी की उठती लहरों के बीच मंदिर के पुजारी पूरे धैर्य और आस्था के साथ खड़े रहे। व्यास नदी के उफान के बीच हनुमान मंदिर में एक पुजारी का अडिग रहना श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक रहा। नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद पुजारी ने मंदिर नहीं छोड़ा और भगवान की सेवा में लगे रहे। ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मंदिर की दीवारों से टकराता हुआ बहाव मानो मंदिर को निगल जाने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके पुजारी ने मंदिर छोड़ने से इनकार कर दिया और मंत्रोच्चार करते हुए भगवान श्री हनुमान की सेवा में लगे रहे। तो वहीं मनाली से भी बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां ब्यास के तेज बहाव से किनारे वाले इलाके में एक कटान हो गया, जिसमें एक जीप लहरों की तेज धार में समा गई और देखते ही देखते चंद सेकंड में जीप पानी में जा गिरी। तो हिमाचल के चंबा में भी भारी बारिश का आफत बनकर टूट पड़ी है। रावी नदी उफान पर है। रावी नदी के तेज बहाव से भूमि कटाव पर है, जिससे कई घर नदी में बह गए हैं, जबकि खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने लगभग 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर बता दें कि जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं। बादल फटने की घटनाएं, नदियों में सैलाब ने भारी तबाही मचाई। कटरा की बात करें तो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से तभी झेलम जैसी नदियां उफान पर है। वहीं बारिश ने आम जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अनंतनाग पर पड़ा, ये कश्मीर में है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इसकी वजह से कई घर और दुकानें पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद से जलभराव वाले इलाकों में लोग जो है वो फंसे हुए हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ का पानी रोड पर आ गया है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी में बता दें कि जो नदी का जलस्तर है उससे टेंशन बढ़ा दी है। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी जो है वो घुस गया है। लोग दहशत में हैं। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और भद्रवाह में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ, घर मलबे में तब्दील हो गए। प्रशासन ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। जम्मू में तवी नदी पर चौथा पुल ढहने का जो वीडियो सामने आया है वो डरा देने वाला है। देखते ही देखते पुल ढह जाता है, गाड़ियां वहां अटक जाती है, लोग चिल्लाते हैं। लेकिन इस बीच जम्मू में तवी पुल टूटने के बाद से बता दें कि जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। अनाउंसमेंट कर रहा है लोगों से और कह रहा है कि ट्रैवल तो ना ही करें, लेकिन नदियों के नजदीक ना आए। उनको उस बाकी तवी के पुल से जाने के लिए भी रोका जा रहा है। तवी के नजदीक रहने वाले लोगों को भी अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर ही रहे। तो वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश से पंजाब में नदियां उफान पर हैं। पंजाब इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में है। नदियां लबालब भरी हुई हैं। गांव के गांव डूबने लगे हैं। गांव में नाव चलाई जा रही हैं। 5 नदियों का राज्य पंजाब पूरी तरह पानी पानी है। इस टाइम बांधों से पानी छोड़े जाने पे स्थिति जो है वो बिगड़ गई है। वहां पे पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारा, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर,
सहित जितने भी पंजाब के जिले हैं कि 150 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है इस टाइम। गुरदासपुर के वहां पे जब हम बात करें तो नवोदय विद्यालय में 400 छात्र बाढ़ के पानी में फंस गए हैं, जिन्हें ट्रैक्टर से निकाला गया है। वहां पे पठानकोट में वहां पे हेडवर्क का जो फ्लड गेट टूटा है, जिसमें 50 लोग फंस गए हैं और एक इमारत वहां पे ढह गई है, जिसमें फंसे हुए 22 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया गया है। यूपी, बिहार समेत दक्षिण में भी बाढ़ का कहर जारी है। रेस्क्यू के सेना ने एनडीआरएफ, एसडीएफआर, तमाम जितने भी ये सारी यूनिट से लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। देश भर में आसमानी आफत से तबाही के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आपदा के लिए तैयारी क्यों नहीं होती है। क्या दुनिया का मौसम बदल रहा है? इसी तरह तबाही जो दिन भर देश भर आए जा रही है, बार बार दक्षिण हो, नॉर्थ हो, हर जगह आ रही है। बारिश क्यों हो रही है? मौसम बदलने के नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की इंसानी छेड़छाड़ है उसमें हो रहा है? तो चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं देश भर से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है। जैसे आप देखेंगे कुल्लू की तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश तो देखिए वो राज्य है जिसपे 2-2.5 साल की अगर हम जिक्र करें तो लगातार मई महीना शुरू होता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें देखिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है, जहां पर पुजारी को आप देखेंगे हनुमान मंदिर में किस तरीके सामने आपको उफान में ये नदियां नजर आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर खड़े हैं। वही तीसरी तस्वीर देखिए मनाली की, जहां पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से वहां पर ये पूरा वाहन नीचे गिर जाता है। और नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। इसी पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, अभी अगर हम बात करें जम्मू की, क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बारिश के बाद आज कुछ राहत जम्मू में बारिश को लेकर जरूर देखने को मिली। देखिए पलक, बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा इलाके में जो गाड़ियां खड़ी थी वो किस तरीके से जमींदोज हो गई हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, मैं खुद एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हूं और ये सारी गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि मलबे में मिल चुकी हैं। और ये अपने आप में एक जगह नहीं, कमोवेश कई जगह की ये तस्वीरें जो है वो आपको देखने को इस तरीके से मिलेंगी। ठीक सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आकर भी यहां से देखिए, ये जो लैंडस्लाइड आया है ऊपर से, ये मलबा जो है इस लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। और इसके साथ साथ में यहां पर आप देखेंगे पहाड़ियों पर भी गाड़ियां किस तरीके से अटकी पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ में अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर ये एक पार्किंग हुआ करती थी, प्राइवेट पार्किंग, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। यानी कि यहां पर जितनी गाड़ियां थी ये सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई थी। ये दरअसल जिस तरीके से पानी का तवी नदी के किनारे का इलाका पड़ता है, ये निचला इलाका है, और यहाँ पर जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ करीबन 12:30 और 1 बजे के बीच में, वैसे ही यहाँ से लोगों को इवैक्यूएशन एक साथ शुरू किया गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पानी अचानक बढ़ गया, लोगों को अपनी गाड़ियाँ निकालने तक का मौका जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाया। यहाँ देखिए गाड़ी के अंदर कितना मलबा जो है वो भरा हुआ है। आप इस तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक नहीं, सभी गाड़ियों का कमावेश यही स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे, ये देखिए पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो मलबे से भर गई हैं। ये बताइए कब से गाड़ी यहाँ खड़ी थी आपकी? ये सर 15-20 दिन से। अच्छा, हाँ, ये पार्किंग है ना। ये पार्किंग है? जी जी, पार्किंग में लगा देते हैं लोग गाड़ियाँ। तो पानी इतना अचानक आया कि निकालने का मौका नहीं मिला? नहीं सर, मौका ही नहीं मिला। पहले अंदाजा नहीं था कि कुछ इतना पानी आ जाएगा? नहीं, इतना पानी आया ही नहीं। पीछे पहले आया था 88 में। 88 में। हाँ। देखिए 115 साल का रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश ने जो है वो तोड़ा है। 380 के आसपास में mm बारिश जो हुई है। यहाँ पर ये देखिए तस्वीर में दिखाऊं, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो इतनी ज़्यादा फिसलन है। मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ। यहाँ पर चाहे वर्कशॉप हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, सब पानी में डूबे हुए थे और करीबन 10-10 फुट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था। लोगों के घर में चाहे बिस्तर हो, खाने का सामान हो, रसोई का सामान हो, सब मिट्टी में मिल चुका है। ये तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये एक कमरा है। यहाँ पर इस कमरे में देखिए किस तरीके से मलबा जो है वो भरा हुआ है। तो ये विभीषिका जो है वो बाढ़ की निश्चित रूप में अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। और लोग जो यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से लैंडस्लाइड आया तो रास्ता बंद हो गया। और ये देखिए, ये जो आप लेवल देख रहे हैं दीवारों के ऊपर, यहाँ तक पानी जो है वो भर गया था। यानी कि करीबन 10 फुट तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ था। ऐसे में ये जितनी गाड़ियाँ, ये देखिए गाड़ी अगर मैं इधर दिखाऊं, एक गाड़ी
जो है वो तैर के दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई है। ये जो पंच गाड़ी आप देख रहे हैं, तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी इसी तरीके से लोगों के घरों में घुसा है और बर्बादी ही बर्बादी जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बाढ़ आई है तवी नदी के जरिए, उसने कितना कहर बरपाया है। और पानी, बाढ़ का पानी तो अब तवी नदी से निकल गया है, लेकिन अपने पीछे जो तबाही छोड़कर गया है, अपने पीछे जो निशान तबाही के छोड़कर गया है, जो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर अपने घरों को साफ करते करते थक रहे हैं, बिस्तर जो है वो पूरी तरीके से इसी गारे के अंदर सन गया हुआ है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद इस तरीके की हैं जो रुलाने वाली हैं। और ये जी रमन कहते भी हैं कि तस्वीरों को शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती, तस्वीर जो होते हैं वो अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। आपने तस्वीरें भी दिखाई, आपने कहानी को भी बयां किया, आपने ये भी बताया कि किस तरह से जो विभीषिका थी बाढ़ की, उसने अपने पीछे अगर कुछ छोड़ा तो वो केवल बर्बादी के निशान थे। सीधे चलेंगे अपने सहयोगी कश्मीर में नासिर के पास। नासिर, जम्मू की तस्वीर हमने देखी, कश्मीर में किस कदर बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार हमने देखा जो पहाड़ी इलाके हैं वो लगातार जब भी बारिश पहाड़ी इलाकों में तेज होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा 100% होता है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे एनक्रोचमेंट की गई, जंगलों को जो है काटा गया, पेड़ काटे गए, और स्पेशली जो रिवर सिंध है या रिवर झेलम की अगर बात करेंगे, लिदर वैली, लिदर नदी की अगर बात करें, वहाँ पे इलीगली जो एनक्रोचमेंट किया गया, उनको जो है नदी को काटा गया, वहाँ पे होटल्स बनाए गए, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए गए, वहाँ पे इवन मकान बनाए गए। वही कारण है कि आज लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है। थोड़ी सी बारिश अगर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है तो लैंडस्लाइड होती है, बाढ़ का खतरा रहता है। हमने 2014 में भी देखा कि 2014 में कश्मीर घाटी की क्या तस्वीर थी, आज जो जम्मू की तस्वीर है बिल्कुल यही तस्वीर जो है हमें कश्मीर घाटी में 2014 को देखने को मिली, जब अचानक से रात के गुप्त अंधेरे में जमकर पानी जो है लोगों के घरों पे आया। एस्पेशली श्रीनगर सिटी जो है उसकी 2-2 मंजिलें 20 फीट पानी जो है श्रीनगर सिटी में घुसा और तमाम तर गाड़ियां, तमाम तर मकान जो है वो खाकिस्तान हुए। उसके बाद लगातार हमने देखा कि झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में, उसको जो है ठीक किया गया, उसकी फेंसिंग की गई। लेकिन आज भी हमने देखा कि आज भी जो झेलम के किनारे, नदी के किनारे जो मकान है, चाहे हम अनंतनाग की बात करें या श्रीनगर के राजबाग की अगर बात करेंगे या स्पेशली लाल चौक की फेमस मार्केट गनी खान की अगर बात करेंगे, वहां पे भी हमने कल देखा कि वहां पे दुकानों में पानी गया, मकानों में पानी गया और लोग जो अपने घर छोड़ के वहां से चले गए। कि हमने देखा 2014 की सूरत हाल जो है कल हमें देखने को मिली कि फिर से वही पल जो है, वही दिन जो है हमें देखने को पड़ेंगे। वही लोगों के कल जहन में था, वही कल लोग सहमे हुए थे, लोग डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर बार जो है छोड़ के वहां से चले गए। स्पेशली अगर नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे, जो जम्मू को, जो श्रीनगर को, कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट करता है, वहां पे हमेशा हमने देखा 4-4, 5-5 दिन के बाद जब भी बारिश कहीं पे होती है तो लैंडस्लाइड्स होती है। लैंडस्लाइड्स का यही मेन इशू है, जो एनकरेजमेंट की गई, जो जंगलों को इलीगली तरह से पेड़ों को काटा गया, वही कारण है कि आज जगह जगह पर हमें लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जैसी सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर घाटी में वो हमें दिख रही है। नासिर, क्योंकि रमन भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार नासिर रमन के पास चलेंगे। रमन, उन परिवारों तक पहुंच गए हैं जो मकान 10 से 15 फीट पानी में समा चुके थे, वहां पर तबाही किस कदर है रमन बताएंगे। रमन स्थानीय लोगों से भी बात करेगा। ओवर टू यू रमन। जी हाँ आशीष, देखिए मैं इस समय जहाँ पर मौजूद हूँ ये पीरखो का इलाका पड़ता है और यहाँ पर देखिए पानी अगर आप देखेंगे तो इस छत तक जो है वो यहाँ पर टकरा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर एक वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी और यहाँ पर पानी जो है ये किस तरीके से भरा हुआ था, ये दीवारों पर जो निशान लगे हुए हैं उससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लोग जो बचा कुचा है अपने वर्कशॉप से, अपने घर से, अपने घरौंदे से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से जिंदगी को अगर शुरू करना है तो ये जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सूरत हालात थी। ये बताइए, जब ये पानी भरा, बाढ़ आई, तब आप लोग कहाँ थे? हम यहीं पे थे, अपने ऑफिस में ही थे उस समय। जी जी, तो बहुत बुरा मंजर था उस समय, ये देखने वाली हालत नहीं थी। जहाँ पे बहुत ही बुरे हालात थे। आप देख सकते हो कि ये दरवाजे जो टूट के बाहर निकल रहे हैं, सब टूटे, बिल्कुल सारा तहस नहस हो गया। जहाँ पे जितना भी था कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी नहीं है,
बिल्कुल देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जो घर हैं, जो मकान है, यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा फिसलन है कि यहाँ पर चलना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारे घर के अंदर से कमरों से निकाले हुए अपने बिस्तर हैं, जिन बिस्तरों को यहाँ पर लोग जिस पर सोया करते थे, आज ये गली के इस गली में जो है वो पड़े हुए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें अपने आप में भयभीत करने वाली हैं, भयावह करने वाली है। ये देखिए, घर पे अब लोग जो है, अभी तो कुछ देर पहले मैं इस घर पे आया था तो लोग थे, लेकिन फिलहाल ताला लगाकर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा जो है वो नजर आ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, सभी घर की यही कहानी है। चाहे किचन का बर्तन हो, चाहे पीने का जो बर्तन रखा गया था, वो सारा यहाँ पर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो हैं वो उदासी भरे चेहरे से इस मलबे को देख रहे हैं। क्योंकि इस मलबे को अगर ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी है इस इलाके में, तो इस मलबे को तो हटाना ही होगा। और अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इंडिया डेली की टीम यहाँ पर पहुँची है और आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़, तवी की नदी में जो आई बाढ़ है उसने विनाश लीला खेली है और रौद्र रूप जो है वो देखने को मिला है। सन 1988 में भी इस तरीके का पानी जो है वो आया था। उसके बाद 2014 में जब विनाशकारी बाढ़ कश्मीर में आई थी, तब भी यहाँ पर इतना पानी देखने को नहीं मिला था जितना पानी आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये घर, मकान, गलियां जो हैं वो पूरी तरीके से मलबे में सने हुए हैं। 10-10 फुट तक पानी जो है वो इस इलाके के अंदर भर गया था। यही नहीं, आप आरसपुरा की तरफ चले जाएं, वहाँ पर गाड़ीगढ़ का जो इलाका पड़ता है, पहले दिन हमने वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखवाई थी। वहाँ पर आपने देखा था ट्रक हो, गाड़ियाँ हो, मकान हो, दुकान हो, किस तरीके से वो पानी में पूरी तरीके रमन, से अभी आप एक बात कह रहे थे कि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, इंडिया डेली की टीम वहां पर पहुंची। मैं अपने मेहमान नवीन भटनागर जी, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के, उनके पास जाऊं, लेकिन यह बताइएगा कि क्या प्रशासन वहां का एड्रेस भूल गई है या प्रशासन ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि भाई ये तुम्हारी तबाही है, तुम संभालो? देखिए फिलहाल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री आए थे, कुछ इलाकों का दौरा करके चले गए, लेकिन यहाँ तक वो उनकी पहुँच नहीं बन पाई क्योंकि ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया था। उनकी गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। डिप्टी सीएम भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सिर्फ यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो यहाँ तक पहुँचे थे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों से भी हमने बातचीत किया है वो लोग सिर्फ परेशानी ही अपनी बता पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पर जायजा लेने के लिए नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना यहाँ पर मुआवजा देना होगा, क्या कुछ यहाँ पर लिस्ट तैयार करनी होगी, लोगों के घर के अंदर क्या क्या सामान था जो पानी ने पूरी तरीके से निगल लिया है। तो वो अभी तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखने को नहीं मिली हैं कि प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हों और किसी तरीके की मदद की हो। यहाँ पर जो मदद है वो लोग एक दूसरे की ही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जेसीबी की एक मशीन जरूर लगी है, जो रास्ता बंद हो गया था उस रास्ता को खोलने के लिए जो है वो जेसीबी की मशीन लगी है। तमाम इलाके अगर आप गाड़ीगढ़ का देख लें। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ से नवीन जी भी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, ये तस्वीरें आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर अलग अलग राज्यों की हम बात करें, वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, सेना भी अपनी तरफ से सहयोग दे रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी तैनाती है, लेकिन ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं अगर वहां पर मानसून की शुरुआत होगी तो तबाही तो होगी। सर अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले पलक ये 3 सवाल दर्शकों तक पहुंचा भी दे। यश, 3 सवाल। मौसम विभाग तबाही की भविष्यवाणी करने में फेल क्यों है? जो 3 के सवाल में दूसरा सवाल है वो है आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं होती? बिल्कुल, और दूसरे सवाल के साथ साथ तीसरा भी बड़ा सवाल है, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम बिगड़ने की वजह है जिससे इतनी तबाही हो रही है? जी नवीन जी, अब आपसे हम इन सवालों का जवाब चाहेंगे। बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बताया और बाकी चैनलों पे भी मैं लगातार बताता आ रहा हूं। इस पे क्या है, ये हमारे कच्चे पहाड़ है। यहाँ पर जहां तक ये पेड़ों की कटाई हो रही है, रोडों को चौड़ी या धुंध चौड़ा किया जा रहा है, इसके अलावा जो पानी को स्टैक किया जा रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिला के इन कच्चे पहाड़ों पे जो हैवी लोड जो गाड़ियां चल रही हैं, जो हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें मिला के जो है खतरे का
सायरन तो है और यही एक कारण है। और दूसरा ये है कि जब हैवी बारिश होती है, यानी कि आपका रेड अलर्ट घोषित हो जाता है, तो लोगों को जो है इसके लिए बराबर ट्रेनिंग दी जाती है और क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है। इसीलिए एनडीआरएफ ने जो है, एसडीआरएफ भी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट में बनाई है, उनको भी बराबर ट्रेनिंग देते रहते हैं और वो हर ऐसे एरिया में लोगों को भी, पब्लिक को भी ट्रेनिंग देते हैं वो, और कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जहां तक सवाल आपने 3 बात उठाई कि भाई ये क्यों नहीं तैयारी की जाती है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो तैयारी तो की जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि एकदम बादल फट गया जिसको हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेंजर जब घोषित लेकिन हो इसमें जाता ये है, चीज देखने तो वाली है अपने नवीन आप भटनागर जी, पब्लिक को जो आपने है, बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं जी। आपकी बात से अग्री करता हूं, देश अग्री करेगा कि तैयारी करी जाती है, लेकिन तैयारी करने के बावजूद बादल फट गया, बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी जब इतने लोग अपनी जान खो देते हैं, उनकी इतनी मौतें होती हैं, हमने हिमाचल प्रदेश देखा, हमने जम्मू कश्मीर देखा, हम पंजाब देख रहे हैं, हम दक्षिण भारत भी देख रहे हैं, उत्तरी भारत भी देख रहे हैं, तो इतनी तैयारी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्यों नहीं करी जाती? कि ठीक है रेस्क्यू हो रहे हैं, लेकिन क्या वो लेट हो रहे हैं? रेस्क्यू जिस समय होने चाहिए थे वो उस समय पे नहीं हो पा रहे। हम तो बराबर तैयारी करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, टाइमली उनको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर आप क्या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है। बाकी तैयारी है, ऐसी बात ही कि नहीं है। सारे स्टेट गवर्नमेंट का अमला लगता है, हमारे यहाँ से लगता है, और अभी मैंने देखा कि लोग बता रहे हैं कि वहां तक आपका रेस्क्यू आइटम्स नहीं पहुंचे। जी। जो लोगों का फूड आइटम्स है, मकानों का जो आंकलन है, ये सारा तो ये थोड़ा होगा। नवीन मौसम भटनागर ठीक जी, हो जो जाए, तस्वीरें आई पहाड़ों से, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से, उन तस्वीरों में एक खास बात थी। खास बात यह थी कि ज्यादातर वो मकान, रिसोर्ट, होटल गिरे जो बिल्कुल नदी के किनारे थे। एक नया चलन हमारे मुल्क में शुरू हुआ है कि हमें रिवर साइड व्यू चाहिए, हमें रिवर साइड रिसोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। जबकि कई आदेश है कि आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर पर ही निर्माण कार्य कर सकते हैं। तो ये जो अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ, नियमों को ताक पर रखते हुए पैसा कमाने के उद्देश्य से, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए ऐसा है, कोई भी राज्य सरकार ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये बात नहीं मानेगी, लेकिन जो है लोगों ने अपना पैसा कमाने के लिए इलीगल तरीके से सारी नॉर्म्स, सारी हदें पार कर दी हैं। रिसोर्ट्स बनाए हुए हैं और 3-3, 4-4 मंजिल के होटल बनाए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पानी का रास्ता है और पानी आता है, बाढ़ आती है, हर साल आती है, और मिट्टी कच्ची है, फिर भी इतनी हैवी लोड आपने बिल्डिंग्स बना दी वहां पर, तो वो ये तो होना ही है। और इसके अलावा जो पब्लिक का जो इतना ज्यादा अवेयरनेस कैंप चलाए गए हैं कि दुनिया भर का टूरिस्ट आता है और खास तौर से गर्मियों के सीजन में आता है, जबकि आपको पता होना चाहिए अभी बारिश के सीजन में इतना पब्लिक को नहीं आना चाहिए, उसको कर्टेल करना चाहिए, ज्यादा मशीनरीज को यूज करना चाहिए और ज्यादा आइटम्स को प्रोक्योर करना चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन जिस मिकदार में, जिस तैयारी में करना चाहिए उसमें अभी कमी है। दूसरा, हमारे रडार स्टेशंस लगे हुए हैं, आईएमडी बराबर मॉनिटर कर रही है बादलों के ऊपर। वैसे अभी नई टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, उनके ऊपर अभी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है नवीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी रमन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रमन, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग वापस अपने घर की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, अगर आप उनके साथ बातचीत करें और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा सकें। देखिए ये लोग घर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि घर छोड़कर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? बीना देवी। आप यहीं रहते हैं? जी। तो कब से फंसे हुए थे यहाँ पे आप? जब का पानी आया हम बाहर ही रह रहे हैं मंदिरों में। अच्छा। तो
सारे घरों में पानी फंसा हुआ है, सारे बड़ी मुश्किल में मुसीबत में, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। कितना कितना पानी भर गया था? वो पूरे कमरे कमरे भर गए थे। 10 फुट तक हो गया। हाँ, तो वो प्रिया मैम आए थे वो देखने के लिए, वो सेठी जी आए थे, उन्होंने लोगों की मदद की, खाना खिलाया, उन्होंने सब कुछ दिया, कपड़ा लीड़ा जो भी है बनता है सबका उनको किया। मंदिर में रखा हुआ प्रिया मैम ने, उधर भी सबकी देखभाल कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं आदमी, और लगाए हुए हैं गाड़ी में वो चिक्कड़ जो है गंद फेंक रहे हैं, बोलते पहले रोड हो जाए बाद में घर में करेंगे सफाई। मुसीबत है बड़ी। बड़ी मुसीबत है, हम नहा नहीं सकते, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ चला गया। आप भी वहाँ पर फंसे हुए थे तब से? हाँ जी हाँ जी, मैं भी फंसा अब था। हम घर में नहीं बैठ मैं भी सकते, फंसा था। नहा नहीं ना सकते, कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ चला गया हमारा, सारा बिस्तर किचन का सारा सामान सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। घर में देख सकते हो आप, इतने इतना पानी भरा हुआ है, चिक्कड़ है, बच्चों को लेके कभी उधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। बच्चे स्कूल की पढ़ाई उढ़ाई की किताब हाँ, सब चला गया, वो भी सारी वर्दी वगैरह बूट मलबे में चला गया। सब कुछ पलक देखिए, आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे भी गया था, आपको वहाँ से भी तस्वीरें दिखाई थी, और ये कहीं ना कहीं दर्द है उन लोगों का जिन्होंने इस बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा दिया है। और अब ये लोग जो है वो यहाँ से सुरक्षित स्थानों की तरफ, मतलब पिछले 3 दिनों से ये लोग अपने घरों के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि जब पानी 10 फुट तक बढ़ना शुरू हुआ तो ये लोग यहाँ से निकलकर एक मंदिर में आश्रय लिया हुआ था, और उस मंदिर से निकलकर अब ये अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे या किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाएंगे, जहाँ पर फिलहाल ये कुछ कपड़े चेंज कर सकेंगे या नहा सकेंगे, कुछ खाने के लिए उनको मिल पाए, क्योंकि घर के अंदर तो इनका कुछ बचा नहीं है। घर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, न किचन की कोई आइटम बची है, न बिस्तर कोई बचा है, न कोई बेड बचा है, न पढ़ने लिखने के लिए किताबें बची हैं। सब कुछ जो है वो पानी में समा गया है और कीचड़ से सन गया है। वो सारी चीजें जो है अब इनको यहाँ से फेंक कर नए सिरे से जिंदगी की जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। पलक, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। नवीन भटनागर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि आखिर प्रकृति ऐसा कर क्यों रही है? ग्लोबल वार्मिंग की बातें सभी मुल्क कहते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने की कोशिश किसी की तरफ से नहीं होती है। क्या जलवायु परिवर्तन भी एक इसका जीता जागता उदाहरण है? वो सारी चीजें इसकी उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, साथ ही हमारी गलतियां भी हैं। हम लोग जो है इतना इलीगल हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और इसके ऊपर जो हैवी लोड चल रहा है इसके ऊपर भी हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यात्रा का लोड भी बढ़ रहा है, आरवी का मूवमेंट भी हो रहा है। इसके लिए मैंने और चैनल्स पे बताया, आपके यहाँ फिर बताना चाहूंगा कि अभी हमें टनल सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादा पहाड़ों को काट काट के रास्ते ना बना के टनल सिस्टम से रास्तों को जोड़ा जाए, उसके अंदर जो है काफी सेफ्टी हो जाएगी। इसके अलावा हमें पहाड़ों का इनका सर्वे करवाना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की ये कच्चे पहाड़ है, इनके ऊपर वाटर स्टैक्ड हो जाता है, जगह जगह झीलें बन जाती हैं, कृत्रिम झीलें। वो उन झीलों की कोई जो है ठोस प्रमाणिकता नहीं होती है। जरा सा भी तेज बारिश आ जाए, जरा सा भी अर्थक्वेक आ जाए, जरा सा भी कोई जर्क लगे, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं नवीन भटनागर जी। जब ये कृत्रिम झीलें बन जाती हैं और जब ये झीलें फटती हैं तो उनका पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, और ये एक खतरे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। नवीन भटनागर जी आपका और रमन आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो 3 के सवाल में आज हमने अपने एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा की, हमारे सहयोगी ने भी आपको तस्वीर दिखाई कि तबाही किस कदर है पहाड़ी इलाकों में। अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में जाने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन अभी अपने प्लान को टालिए, क्योंकि हालात अभी ठीक नहीं है। इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।